और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जराये के हवाले से खबर आ रही कि ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर मुंतखब किए जाएंगे। सुमित्रा महाजन की जगह ओम बिरला लेंगे। राजस्थान के कोटा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हैं ओम बिरला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जराये के हवाले से जो की खबर आ रही है कि ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर मुंतखब किए जाएंगे। सुमित्रा महाजन की जगह लेंगे ओम बिरला। राजस्थान के कोटा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हैं ओम बिरला। तो 17वीं लोकसभा के नए स्पीकर का नाम सामने आ रहा है। जराये के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर होंगे। 17वीं लोकसभा के नए स्पीकर के तौर पर मुंतखब किए जाएंगे ओम बिरला। सुमित्रा महाजन जो कि 16वीं लोकसभा की स्पीकर थी, उनकी जगह लेंगे। राजस्थान के कोटा से आते हैं, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है ओम बिरला। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। विनीत, बताइएगा कि इस खबर में कितनी सदाकत है। सूत्र तो कह रहे हैं कि राजस्थान के कोटा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ओम बिरला नए स्पीकर होंगे। आज निश्चित तौर पर जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से ओम बिरला ही हो सकते हैं नए लोकसभा अध्यक्ष। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे इसके पहले वे ओम बिरला के अगर अनुभव के बारे में बात करें तो 3 बार वो विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार वो वह सांसद रहे हैं। तो खासा लंबा वो उनके पास अनुभव है और राजस्थान के कोटा से आते हैं, कद्दावर नेता हैं। उनके क्षेत्र पर काफी पकड़ है, संगठन में भी उनकी पकड़ है, संगठन में काफी विश्वास पात्र माने जाते रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो छवि है वो भी क्षेत्र में अच्छी है, पार्टी में अच्छी है और जनता ने जिस तरह से उन्हें लगातार चुन करके वे भेजा है उससे उनकी छवि का हमें पता चल सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें मैं कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था जेपी नड्डा को और उसी में बैठक में यह फैसला लिया गया था कि आखिरकार लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि कल ही जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के चुनाव होना है और इसके लिए जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कल फैसला लिया गया कि ओम बिरला जो है वो हो सकते हैं मैं लोकसभा के अध्यक्ष। और मैं इस फैसले पर जो मुहर लगी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मुहर लगी जिसमें मैं सभी लोग थे, जो बीजेपी के शीर्ष नेता में मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है वो मौजूद थे। तो तमाम बड़े लोग वहां पर मौजूद थे और सभी ने मिलकर के फैसला लिया है। जैसा कि हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि ओम बिरला होंगे जिनके पास खासा राजनीतिक अनुभव है। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार वे सांसद चुने गए हैं। तो जराये ये कह रहे हैं, हालांकि अब इस खबर पर तस्दीक बाकी है, अब देखना ये होगा कि कब तक इस खबर पर मुहर लगती है। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। राजस्थान के कोटा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ओम बिरला आते हैं और लोकसभा के नए स्पीकर के तौर पर इनका इंतखाब होगा। 16वीं लोकसभा की नई जो स्पीकर थी वो सुमित्रा महाजन थी, अब इनके ओहदा को संभालेंगे ओम बिरला। ऐसे जराये के हवाले से खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि कल बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ही ये नाम मुंतखब किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि कब इस खबर पर मुहर लगती है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। इनकाउंटर अनंतनाग के इलाके मढ़ामा में हो रहा है। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है जबकि एक फौजी जवान के शहीद होने की भी खबर है। ताहम पुलिस ने अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं की है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी। अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट खदमात को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में इनकाउंटर जारी था। मुदस्सिर कादरी मजीद अपडेट के साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या इस वक्त भी इनकाउंटर जारी है और मारे गए क्या मिलिटेंटों की शनाख्त हो पाई है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि एक फौजी जवान के भी शहीद होने की खबर है। जी बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ये एनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी ने इलाके का मुहासरा किया था और इस बीच जो है इनका कांटेक्ट मिलिटेंट्स के साथ हो गया और दोनों तरफ से जो गोलियों का तबादला था वो शुरू हो गया और वो वक्फे से अब भी गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है जो एनकाउंटर साइट है। और इस बीच जो कहा जा रहा है कि वो मकान जहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए थे, मिलिटेंटों ने पनाह ली थी, उसको भी बारूद से उड़ा दिया गया है और 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है।
और इस बीच जो है जो ही एनकाउंटर शुरू हुआ था तो इब्तिदाई जो फायरिंग थी तो गोलियों के तबादले में 2 आर्मी एहलकार जख्मी हुए थे और जिसमें से एक फिर जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा और दूसरा जो आर्मी पर्सनल है उसका जो इलाज है वो अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर जो इलाके में हालात है वो कशीदा बने हुए हैं और अमन कानून की सूरत हाल को बाहर रखने के लिए फोर्सेज की इजाफी डिप्लॉयमेंट जो है वो तलब की गई है। और चूंकि ये इलाका जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के बिल्कुल करीब है, महज 2 या 3 किलोमीटर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा से है ये, और इस वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो कौमी शहरा पर सिक्योरिटी है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है और इजाफी जो सिक्योरिटी दस्ते हैं उनकी तैनाती अमल में लाई गई है। तो मोबाइल इंटरनेट भी जिले में जो मोबाइल इंटरनेट खदमात है वो भी मुतासिर है लगातार, आज दूसरे रोज भी, क्योंकि कल भी अकिनगाम एरिया में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक आर्मी मेजर की जान भी काम आई और दूसरा आर्मी मेजर जख्मी हुआ था और एक बहुत बड़ा एनकाउंटर था। और इससे कबल 2 दिन यानी 12 जून को केपी रोड पर ही एक हमला अंजाम दिया गया था जिसमें SHO अनंतनाग अर्शिद अहमद खान की जान चली गई थी और मजीद 5 जो एहलकार थे, सिक्योरिटी एहलकार, वो उसमें जख्मी हुए थे। तो कुल मिलाकर जनूबी कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो काफी पेचीदा हो रहे हैं और हालात जो है, तो ऐसे में फौज जो है पूरी तरीके से चौकस है और हालात कशीदा बने हुए हैं, काबू में है। लेकिन बेहद शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि जिला पुलवामा से वाबस्ता 2 नौजवान मिलिटेंसी की राह छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस लौटे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये इत्तला दी है। इसमें ट्वीट किया गया है कि बिरादरी के लोगों और उनके अहले खाना के समझाने के बाद इन दोनों नौजवानों ने हथियार छोड़ दिए हैं। कश्मीर पुलिस ने दोनों नौजवानों की शनाख्त जाहिर नहीं की है। 14 साल बाद आज अयोध्या हमले के मामले का फैसला आ सकता है। नैनी सेंट्रल जेल में मुकदमे की समाअत आज हो सकती है। 5 जुलाई 2005 को होने वाले हमले में 7 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से 5 का ताल्लुक जैश नामी तंजीम से बताया गया था। मुश्ताक आमिर मजीद अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, इस मामले पर कितने बजे तक फैसला आ सकता है और इस हवाले से क्या कुछ अपडेट आप तक मिल पा रही है? सना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 5 जुलाई सन 2005 को अयोध्या के मुतनाज़े जमीन पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें 5 दहशतगर्द मौके पर मारे गए थे। CRPF के जवानों से उनका मुकाबला हुआ था और काफी देर तक जो है गोलाबारी और आपसी तबादले में, गोली के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए थे और उसमें एक सिविलियन यानी एक आम शहरी भी शामिल था। तो ये मामला चूंकि फैजाबाद कोर्ट में चल रहा था, तो 8 दिसंबर सन 2006 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि ये मामला फैजाबाद कोर्ट से हटा करके इलाहाबाद कोर्ट में कर दिया जाए, यानी जिला कोर्ट में कर दिया जाए और इन मुल्जिमान को वो नैनी सेंट्रल जेल में इनको रखा जाए, क्योंकि मामला बहुत सीरियस था और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो इस मामले के साजिश करने वाले थे या मंसूबा बनाने वाले थे या सहूलतकार थे। उसमें डॉक्टर आरिफ, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज और आसिफ इकबाल जिसका ताल्लुक कश्मीर से बताया जाता है। ये 5 अफराद को इस दहशतगर्दाना हमले में के ताल्लुक से गिरफ्तार किया गया था और इसमें 5 लोग मारे गए थे। तो 5 लोग जो इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे वो नैनी सेंट्रल जेल में ये बंद है और यहीं पर नैनी सेंट्रल जेल में ही इनके लिए अदालत लगती है और यहीं पर इनका मुकदमा चल रहा है। तो काफी अरसे से इसकी समाअत चल रही है। इस मामले का तमाम एविडेंस, तमाम शवाहिद पेश किए जा चुके हैं और सनम मैं यहाँ बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ कि ये लगा कि ये जजमेंट आने वाला है, कई बार तारीख का भी ऐलान किया गया कि ये इस मामले में फैसला आने वाला है, लेकिन आइन वक्त पर जो है वो तारीख बढ़ा दी गई। आज जो है बहुत उम्मीद है कि आज इस मामले में कोई फैसला आ जाएगा, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया है। जी, जाहिर सी बात है 14 साल का वक्फा गुजर चुका है। अब देखना ये होगा कि आज की अदालत इस ताल्लुक से फैसला सुनाती है। बेहद शुक्रिया, आज से आगे भी राब्ता कायम करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुश्ताक आमिर, और तफसीलात से बातचीत करने के लिए। तो अयोध्या में 2005 में हुए हमले की जगह की सिक्योरिटी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अजीत ने। 5 जुलाई 2005 में हुए आतंकी हमले को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट उन 5 आतंकवादियों को सजा सुनाएगी। बाकायदा इसकी सुनवाई नैनी जेल में पूरी हुई है। अयोध्या का राम जन्मभूमि का ये इलाका है।
जहां जुलाई 2005 में आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें कई लोगों की जाने गई हैं। बाकायदा यहाँ जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं और जो लोग हैं, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। चूंकि आज ही के दिन वो घटना हुई थी जब आतंकी अयोध्या आए थे और अयोध्या में हमला किया था उन्होंने, जिसमें कई जो जवान थे उन्होंने मुठभेड़ की थी और 5 आतंकवादी जो यहाँ आतंकियों ने हमला किया था वो मारे गए थे। आज भी पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही, चेकिंग अभियान किया जा रहा है। चूंकि आज दोपहर बाद फैसला सुनाया जाएगा, उन आतंकवादियों को सजा सुनाई जाएगी क्योंकि उनके जो अपराध हैं वो लगभग सिद्ध हो गए। अदालत उन्हें सजा सुनाएगी। यही वो जगह है जहां से आतंकवादी राम जन्मभूमि यानी रामलला के स्थान तक पहुंचे थे और उन्होंने हमले किए थे। हालांकि मुठभेड़ में मारे गए थे और उसके बाद सबूतों के आधार पर जो मोबाइल कॉल्स थी उसके आधार पर जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे उनके वो नैनी जेल में इलाहाबाद के बंद है, जहां पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज उनके फैसले का ऐलान है, यानी आज सजा का ऐलान अदालत करेगी, जिसको देखते हुए अयोध्या में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं जो चेकिंग है वो लोगों की जा रही है, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि हाई सेंसिटिव जोन माना जाता है। जो फोर्स है वो काफी संख्या में यहाँ तैनात की गई है। लोग यहाँ पर जो आ जा रहे हैं, चूंकि आज फैसला होगा तो सबसे ज्यादा नजर अयोध्या पर होगी क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आतंकियों ने हमला किया था और आज भी जो लोग आ जा रहे हैं उनकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है, उनकी चेकिंग ली जा रही है और पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैदी से तैनात है क्योंकि फैसला जब आएगा तो उसके बाद अयोध्या केंद्र बिंदु होगा। लिहाजा सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि पहले से आतंकी अलर्ट का इनपुट है फैजाबाद अयोध्या में तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो चुरुस्त दुरुस्त की गई है। जो लोग आ जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और बाकायदा एक अभियान चलाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। बिहार में दिमागी बुखार से हलाकतों की तादाद बढ़कर 130 हो गई है। मुजफ्फरपुर में अब तक 100 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। हाजीपुर में 11 जबकि समस्तीपुर और मोतिहारी में 5-5 बच्चे हलाक हुए हैं। इस बीच वजीर आला नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के SKMCH का दौरा करने वाले हैं और इसी पर बातचीत करेंगे। रुख करेंगे मुजफ्फरपुर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि नारायण जुड़ चुके मुजफ्फरपुर से। रवि नारायण, लगातार आपसे बात होती रही और मौत का आंकड़ा जो है बच्चों का वो बढ़ता ही जा रहा है। आप एक बार फिर से अस्पताल में मौजूद हैं। अलमिया ये है कि 10 से 15 दिन हो गए लेकिन नीतीश सरकार जागी नहीं। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अस्पताल का दौरा करने वाले हैं। कितने बजे उनका ये दौरा होने वाला है? सर, सबसे बड़ा सवाल यही है नीतीश कुमार को लेकर के आने का था कि आखिर वो कब तक आएंगे। अभी से थोड़ी देर में जो है वो नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पहले आपको यहाँ की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार के आने से पहले पूरे जो SKMCH अस्पताल है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़े संख्या में यहाँ पे जो है फोर्स, अर्धसैनिक बल हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं कि और यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ से सीधे अंदर जाने की सीएम के अलावा जो है मीडिया का भी परमिशन जो है वो बंद कर दी गई है कि मीडिया भी अपने कैमरे के साथ अंदर नहीं जा सकता सीएम के साथ। यहाँ पे जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है यहाँ पे हॉस्पिटल का, उसे भी बंद कर दिया गया है कि कोई भी थोड़ी सी जो परेशानी है यहाँ पे जो मरीज़ हैं जो आ रहे हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो फैमिली है, उसको हल्की फुल्की परेशानियाँ ज़रूर हो रही हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आज नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँच रहे हैं लेकिन 105 मौतों के बाद यहाँ पे पहुँच रहे हैं। विपक्ष भी जो है लगातार सवाल खड़ा करते रहा है कि इतनी मौतें हो रही हैं लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो सूबे के, वो आखिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं। वो यहाँ पे आज पहुँचेंगे, जो यहाँ पे फैमिली है, जो यहाँ पे पीड़ित बच्चे हैं, उनसे मिलेंगे। मिलने के बाद जो है वो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सिविल सर्जन हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, तमाम लोग यहाँ पे रहेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद ये देखना होगा कि नीतीश कुमार सारी चीज़ों को कैसे समझते हैं, क्या क्या घोषणाएं करते हैं और जो बच्चे पीड़ित हैं, उनके जो परिवार है, इतनी बड़ी मौतें हुई हैं, उनको लेकर के क्या कहते हैं। तो लेकिन इंतजार सबको था, लेकिन आज नीतीश कुमार आ रहे हैं। रवि नारायण, सवाल ये उठता है, जब हमने देखा कि डॉक्टर हर्षवर्धन मरकजी वजीर सेहत जाते हैं और वो दौरा करते हैं, उसके बाद ये उम्मीद जागती है कि शायद हाई लेवल की मीटिंग होगी, शायद तस्वीरें बदल पाएंगी, लेकिन कुछ खासा असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार के आने के बाद भी तस्वीरें वैसे ही रहेंगी? लगातार अमवात का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही रहेगा?
यही सबसे बड़ा सवाल है सना, और सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे समीक्षा बैठक लगातार हो रही है, जो मंत्री हैं जो वो लगातार आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री, यहाँ का जो रफ्तार है पहुँचने का वो बढ़ गया है, लेकिन जिस रफ्तार से मंत्री पहुँच रहे हैं उस रफ्तार से यहाँ के मौत के आंकड़े भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आखिर वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? यहाँ पे हर्षवर्धन आते हैं, यहाँ के सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे वो हैं, अश्विनी चौबे हैं, तमाम लोग आते हैं, दिल्ली में जाकर के बैठ के करते हैं, लेकिन यह आंकड़ा जो है 100 के पार चला जाता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आ रहे हैं तो आने के बाद वो क्या क्या यहाँ से निर्णय लेते हैं, जाहिर सी बात है, उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि नीतीश कुमार के दौरे के बाद जो है हालात सुधरते हुए दिखाई देंगे। बेहद शुक्रिया रवि नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली के मानसून सेशन का आगाज हो चुका है। आज असेंबली में महाराष्ट्र का बजट पेश होगा। इस बजट में महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र बजट को लेकर वजीर मालियात का दावा है कि सभी तबकों को सामने रखते हुए बजट को तैयार किया गया है। बजट में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जीडीपी को किस तरह से मजबूत किया जाए। अपोजिशन का इल्जाम है कि फडणवीस हुकूमत ने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया, ये वर्चुअल सरकार है। खुशकिसाली से निपटने के लिए हुकूमत ने कोई ठोस इकदाम भी नहीं किए। ये तमाम इल्जामात अपोजिशन लगा रही है। आर्थिक पानी अहवाल देते हुए महाराष्ट्र के जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। जब जागतिक स्तर पे कई देश मंदी का सामना कर रहे, भारत में 6.8% से भारत का विकास दर बढ़ रहा है, तब महाराष्ट्र ने 7.5% विकास दर कायम रखते हुए देश के जीडीपी में करीब 15% हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है। देखिए, आज महाराष्ट्र सरकार में कल बजट पेश होने वाला, उसके पूर्व संध्या पे आज हाउस में महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है। अब अभी हमें मिली है रिपोर्ट, इसलिए कुछ तो सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में आज बजट पेश किया जाना। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, आज का बजट कैसा हो सकता है? सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या लगता है सरकार किन किन तबकों को खुश करने की कोशिश करने वाली है? देखिए, ये जो बजट है ये बीजेपी सरकार का आखिरी बजट है। अक्टूबर सितंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए सब ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो बजट होगा आम लोगों से जुड़ा बजट होगा, लोक लुभावने बजट होंगे। लोगों को राहत देने की कोशिश यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाएगी। इससे पहले देखा गया जो अंतरिम बजट फरवरी में आया था, उस दौरान 19,784 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया गया था, लेकिन उसमें भी दावे किए गए थे कि इंफ्रा पे खास करके खर्चा किया गया है, शहरी इलाकों में किस तरह से डेवलपमेंट हो इसके पर खास करके ध्यान दिया गया। साथ ही कृषि विभाग में किस तरह से डेवलप हो इस पर भी ध्यान दिया गया है। तो इस बार का जो बजट है इसे लेकर भी ये उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से वित्त मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ा है, 7.5% के करीब पहुंच चुका है। और ये जो बजट है, लेकिन सबसे अहम अब भी चुनौती यही बनी होगी कि जो कर्ज है महाराष्ट्र पे 4,11,000 के करीब, उसे किस तरह से 4 लाख करोड़ के करीब है, तो उसे किस तरह से ये पूरा करेंगे। जो राजस्व आ रहा है, राजस्व में भी जो इंफ्रा पे खर्चा किया जा रहा है उसे किस तरह से लेवल किया जाएगा। लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार का जो ये जो बजट है इसमें खास करके युवाओं पे, अल्पसंख्यक समाज पे इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। पिछली बार हमने देखा था कि अल्पसंख्यक समाज पे 400 करोड़ के करीब बजट भी दिया गया था। ये बढ़ाने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है कि इस बार बढ़ सकता है बजट। साथ ही शिक्षा पे खास करके ध्यान दिया जाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सूखे की वजह से महाराष्ट्र में कई किसानों की जाने गई हैं, लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसका भी खास ध्यान दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, तो ये तमाम चीजों पर खास ध्यान दिया जाएगा। देखना ये होगा कि जिसका इम्कान लगाया जा रहा है क्या वो तमाम चीजों पर खास ध्यान दिया गया है नहीं। बजट पेश होने के बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ वसीम जुड़ने के लिए। करोड़पति बनने की लालच में मुंबई से रातों रात लाखों का सोना चुराकर हैदराबाद में कारोबार करने वाले सोना पॉलिश कारीगर को कांदीवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए मुलजिम का नाम सिफिल अमीन शेख है, जिसकी उम्र महज 28 बरस है और मगरबी बंगाल का रहने वाला है। सिफिल अमीन 8 महीने पहले मगरबी बंगाल से मुंबई की कांदीवली में एक सोना पॉलिश करने वाले कारखाने में घर की बदहाली का जिक्र करके नौकरी मांगने गया था। कारखाने के मालिक ने मुलजिम की बदहाली को देखते हुए नौकरी दे दी। 12 जून 2019 की रात जब तमाम कारीगर सो गए, उसी वक्त बड़ी ही चालाकी से मुलजिम ने पहले सीसीटीवी कैमरे को ढक दिया और फिर 28,50,000 का सोना चोरी कर बस से पहले पुणे गया और फिर वहां से हैदराबाद आ गया और अपने एक दोस्त के साथ इमिटेशन ज्वेलरी का कारोबार करने लगा। 12 तारीख को कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च हुआ, जिसमें तकरीबन 1 किलो
गोल्ड। श्री संतरा इनका जो गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से 1 kg गोल्ड किसी ने रॉब किया था, चोरा था, ऐसा कंप्लेंट आया था। तफ्तीश के बाद कांदिवली पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स है, श्री नितिन पूर्णकुले सीनियर पीआई, क्राइम पीआई रवि अडाने, डिटेक्शन ऑफिसर सूर्यकांत पवार और हमारे सारे स्टाफ ने 48 आवर्स के अंदर पुणे, हैदराबाद, इन सारी जगहों पे जाके 48 आवर्स के अंदर इस अक्यूज्ड सफुतुल्ला गयानी एज 21 इसको अरेस्ट किया है। ये इन्हीं का एम्प्लॉय था, तकरीबन 8 महीने से यहाँ काम कर रहा था। इसके पहले ये कोई यूनिट्स में इसने काम किया है, उसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं, बट इसमें पूरा का पूरा गोल्ड रिकवर करने में कामयाबी हासिल हुई है। फिलहाल जो है ये इसका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है अकेले का, बट अभी तफ्तीश के बाद और डिटेल्स पता चले।